वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक नया चैप्टर है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 9th का टॉपिक है। इसे आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। वहाँ पर बस एक वर्ड जुटेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहाँ पर 2 इक्वेशन होंगे, बट आपको 9th में क्या पढ़ना है? बस एक सिंगल लीनियर इक्वेशन होगा जो 2 वेरिएबल का होगा। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वहाँ पे सिर्फ क्या होता था? एक वेरिएबल हुआ करता था। तो अभी हम टॉपिक पे जरा जाए। एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं मैं कि आपको पढ़ना क्या है इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन, मैंने कहा था कि जब भी कहीं भी लीनियर वर्ड आया तो आपको समझ जाना है कहीं ना कहीं वहाँ पर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन आप सभी जानते हो, ऐसा इक्वेशन जो कहीं ना कहीं क्या हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो हमारा लीनियर इक्वेशन है। और एक चीज़ से अभी पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर मैंने लिखा 2x + 3y + 9, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स है यहाँ पर। 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट भी है। बट इससे भी आप इक्वेशन नहीं कहोगे। इक्वेशन कब कहते हो? जब यहाँ पे कुछ इक्वल टू 0 या इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया हो। जब तक इक्वल का साइन नहीं होगा कहीं पर, वो इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से इक्वेट करना या कंपेयर करना। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा जो ब्लैक टी शर्ट है, इसका जो कलर है इज इक्वल्स टू माई हेयर्स कलर, हेयर के कलर के इक्वल है। तो हम पर डे जो है इक्वेशन से कहीं ना कहीं चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि मेरा जो पेन है, मेरी कॉपी का जो कलर है वो उसके शर्ट के कलर के जैसा है। तो जो भी चीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, एक जैसे एक के इक्वल दूसरे को, एक दूसरे को इक्वल हम दिखा रहे हैं, वो एक इक्वेशन है, ठीक है। बट यहाँ पर आपने लीनियर भी समझ लिया, इक्वेशन भी समझ लिया। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल आपने पढ़ा है A to Z, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट से सब क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। अब उस वेरिएबल में हम XYZ, ABC, PQR, ये सब चीज़ें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जब भी हमने लिखा, मान लो कि 2x + 3y + 9, यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हैं? यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x है और दूसरा y है। बट अगर मैंने लिखता हूँ 3x + 4x + 9, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? अब यहाँ पर ये मत कर देना कि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर है। ऐसा कहोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पे वेरिएबल अलग नहीं है, x ही दोनों जगह है। हमने एक ही वेरिएबल का दोनों जगह पर यूज़ किया है, बट यहाँ पर हमने डिफरेंट वेरिएबल का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाए, मान लो एक बार को लीनियर अभी ना हो इक्वेशन, स्क्वायर भी लगाओ तो भी हम क्या कहेंगे? वेरिएबल यहाँ पर x का ही यूज़ किया गया है। ये क्लियर? यहाँ पर दूसरा वेरिएबल नहीं है, x ही है, बस पावर डिफरेंट है, दूसरी चीज़ है, ठीक है। चलो अब देखो, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर 2 वेरिएबल का लिखा हुआ है। हमने एक सिंगल वेरिएबल का भी पढ़ा हुआ है कि अभी हमने 2 वेरिएबल को देख रहे हैं, हमने 1 वेरिएबल वाला भी लीनियर इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 1 वेरिएबल में क्या हुआ करता था? सिंपल सा लिखा 2x + 5 = 0। ये क्या है? यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल यूज है। आप ऐसे लिख सकते हो 2x + 5 + 3x = 0। बार बार 0 लिखने की जरूरत नहीं, कुछ और भी लिख दो। 2x + 5x = 5। ये सब क्या है? सिंगल वेरिएबल। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन तो है ही। क्योंकि हाईएस्ट पावर सब जगह क्या दिख रहा है? 1। क्योंकि जिस भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है, वहाँ पर पावर क्या होती है? 1 होती है। तो इसको तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है विद 1 वेरिएबल। और एक चीज़ और भी याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका केवल और केवल एक सोल्यूशन आता है, जिसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक। अब देखो, कई बार लोग परेशान होते हैं, कई बार क्वेश्चन ही करता है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस,
वन सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, हम परेशान रहते हैं कि ये सब क्या बोला जा रहा है कि एक यूनिक सॉल्यूशंस है, वन सॉल्यूशंस है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कोई भी एक यहाँ पर इस टाइप का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन लेता हूँ कि 2x = 5, क्या यहाँ पर x की 2, 3, 4 ऐसे कुछ वैल्यू आ सकती है क्या कि मैं यहाँ पर x की 10 वैल्यू निकाल दूँ? नहीं निकल सकती ना। यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। क्या आ सकती है? 2x = 5, x = 5/2, x की बस यही एक वैल्यू आ सकती है 5/2, और कोई वैल्यू x की यहाँ पर नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये किस कंडीशन में है? ये उस कंडीशन में है जब हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल केवल एक हो। एक वेरिएबल होगा केवल, अगर एक इक्वेशन आपके पास है और उसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है XYZ कुछ भी, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का वो यूनिक सॉल्यूशंस होगा, या उसको बोल सकते हैं कोई ना कोई एक वन सॉल्यूशन होगा। इज क्लियर? आपका टॉपिक है टू वेरिएबल का, मतलब कि आप जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल में, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको दिखेगा। आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, हमेशा लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में नहीं दिखेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरीका है लिखने का। जैसा कि अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया मुझसे कि 2x + x, सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है या अदर कुछ है? तो अब उसके दिमाग में डाउट क्या था कि उसने पढ़ा था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax + b। मतलब कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो ax + b के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स a की जगह कोई नंबर होना चाहिए, b हमारा वेरिएबल है और x हमारा वेरिएबल है और b हमारा कुछ कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अब उसे लगा कि 2x तो यहाँ पर है, बट यहाँ पर b की जगह यहाँ पर वेरिएबल है, जबकि इसमें कहा गया कि कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो, मैंने कहा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, उसने पूछा वाई, मैंने इसको ऐड कर दिया, इसको हम ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा ये। और मैंने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो 1 है यहाँ पे, बट ये b कहाँ गया? मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा आपको दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल वैसे ही दिखे, लेकिन अगर वो बोला जाए कि ये 3x जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करो, तो आप सीधे कह सकते हो कि 3x के बाद कोई नंबर नहीं बचा तो +0 करके शो कर सकते हो कि 3x + 0 आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ गए। इज इट क्लियर? बट लीनियर पॉलिनोमियल ये कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में अगर तुम्हारा बाइनोमियल अगर होगा तो दूसरा टर्म जो होगा या पहला टर्म होगा, कोई भी टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट क्लियर? अब इसको ये नहीं बोलोगे ये बाइनोमियल है, 2 टर्म आ गया यहाँ पर, ये मोनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि 0 को हम टर्म में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या होगा? ये मोनोमियल होगा। लेकिन पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और इस फॉर्म में शो करना है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो कोई इक्वेशन तुम्हें ऐसे लिखा हुआ है 2x + 3y + 9 = 0, तो बोला कि यस ये तो बिल्कुल इसी फॉर्म में दिख रहा है, अच्छी बात है। अगर इक्वेशन ऐसे लिख दिया 2x + 9 = 0, अब क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसा दिख नहीं रहा है। आपने कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, बट अब अगर हमें लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन सीधे सीधे ये है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की थी वैसे इसकी भी है कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में मान लो है। मेन चीज़ ये है कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, एक्स या वाई जो भी है, उसकी डिग्री 1 से ना तो कम होनी चाहिए ना तो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो हमारा कोफिशिएंट है एक्स और वाई का,
वो दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों ना हो कि ये और ये दोनों जीरो हो जाएं, मतलब ए जीरो हो जाए बी भी जीरो हो जाए। अगर ए और बी दोनों जीरो होगा तब तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल गायब हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट तो कोई हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन तो नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो, अब अगर हमें यहाँ से लिखना हो कि हमें इस फॉर्म में ला करके लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, देखो 2x प्लस, हमें पता है कि ये 9 है, कांस्टेंट है, ये आखिरी में लिख देंगे इसको हम। यहाँ बीच में एक गायब है, कौन, बी वाई, वाई तो हम एज इट इज लिख देंगे, बी कोई नंबर होना चाहिए, नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, 0y। देखो यहाँ से 0y रखे और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको शो कर दिया। लेकिन हमें पता है 0y का कोई मतलब नहीं है, 0y को आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें 0y का कोई मतलब नहीं था, सीधे ये इक्वेशन हो गया। इस तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कुछ भी आपको दे दिया कि 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बोला कि इसमें ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए की जगह कौन है 3, बी की जगह कौन है -2, साइन के साथ लिखना है, बी की जगह -2, सी की जगह 6 है। कई बार अगर ऐसे लिखा हो 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 5, अब बोला जाए कि ए की वैल्यू क्या है, तुमने बोला 4, बी की वैल्यू क्या, तुमने बोला 9, सी की वैल्यू क्या, तुमने बोला 5, और जैसे ही 5 बोला तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी तुमसे ए बी सी की वैल्यू पूछे तो तुम्हें क्या करना है, इस 5 को पूरे इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इक्वल टू 0 करके। तो क्या करोगे, 4x प्लस 9y, 5 इधर आएगा, -5 इक्वल्स टू 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू -5। इट क्लियर। चलो, तो आपके जो पहला एक्सरसाइज है उसमें सीधे सिंपल से ये गिवन है कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आपको, उसमें से ए बी सी आपको निकाल करके लिखना है। तो इतना याद रखना कि जब भी कुछ ऐसा दिया, मान लो एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैंने लिखा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मैंने कहा ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो देखो ए की जगह क्या लिखोगे, x की वैल्यू 2, b तुम्हें गिवन नहीं है यहाँ पर, मैंने बताया ना y वाला टर्म क्या होगा b। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो x वाली वैल्यू तो दी हुई यहाँ पर a की जगह, लेकिन b वाली वैल्यू गिवन नहीं है। ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब किसका नंबर है, ये c का है, ये c की वैल्यू 9, बट b नहीं गिवन है, क्या लिख दोगे 0। इट क्लियर। ऐसे ही कोई भी टर्म गायब हो सकता है। मान लो सीधे ऐसे गायब कर दिया इसने, लिखा 4y इक्वल्स टू 9, तो सीधे क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सेट करो। कैसे सेट करोगे, पहले x नहीं है तो क्या लिख दो 0x प्लस 4y, 9 को इधर लाओ, -9 इक्वल्स टू 0, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यू लिख दो, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू हो गई। तो शुरुआत में ए बी सी सिंपल सा पूछता है। तो ये सब देखो, ये तो हल्के हल्के से क्वेश्चन है, ये सब तुम्हें आना भी नहीं है एग्जाम में, ये सब ऐसे बेसिक्स जानने के लिए चीज़ें हैं। जो तुम्हें जानना है इसमें सेकेंड थिंग वो है इक्वेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। तो इक्वेशन दो तरीके के होंगे यहाँ पर। पहला इक्वेशन क्या होता है कि तुम्हें एक वैल्यू गिवन और दूसरी वैल्यू गिवन ना हो, मीन्स कि दो वेरिएबल का है इक्वेशन ये x और y, तो x तुम्हें पता हो y ना पता हो तो तुम y निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैंने कहा कि एक मैं हूँ यहाँ पर, मान लो तुम हो यहाँ पर, और एक कोई और है यहाँ पर, तुम्हारा फ्रेंड है यहाँ पर। मैंने कहा कि हम दोनों के पास मिला के टोटल 100 रुपीज़ है। देखो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। मैंने कहा कि मेरे पास और तुम्हारे पास दोनों के रुपीज़ को हम सम कर दें, दोनों के रुपए को हम सम कर दें, टोटल 100 रुपीज़ हो रहा है। क्या मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये बताओ मेरे पास कितने रुपए होंगे, इसके पास कितने रुपए होंगे, तो बता सकते हो? एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है। तुम बोल दो 50-50 होंगे, कोई बोलेगा नहीं 50-50 नहीं होंगे, इसके पास 90 होंगे, इसके पास 10 रुपीज़ होंगे, इसके पास 80 होंगे, इसके पास 20 होंगे। तो बहुत सारे आंसर ऐसे आ रहे हैं ना, दो वेरिएबल यहाँ पर मिसिंग है तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। बट अगर एक वैल्यू आपको पता हो इसमें, जैसे मैं बोल दूँ कि इसके पास 30 रुपीज़ है,
ठीक। तो अब बताओ इसके पास कितने रुपीज़ होंगे, तो जाहिर सी बात है 30 इसके पास है, हमें x की वैल्यू पता चल गई 30 प्लस ये y था, y को y लिख देते हैं इक्वल्स टू 100। हमें पता है कि इसके पास जो रुपए हैं, इसके पास जो रुपए हैं, दोनों मिलाकर के 100 रुपीज़ हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि 30 को हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पता करनी है, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 100 माइनस 30 मीन्स 70 रुपीज़, मतलब 70 रुपीज़ के बाद। ये तो ऐसे तुम ओरली भी बता सकते हो 70 रुपीज़ यहाँ पर बचेगा। अभी हम लोग इसमें जो हमें वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वर्ड्स को पढ़ करके इक्वेशन बनाना हमें आना चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे एक हिंट देता हूँ, मैंने कहा कि हमने एक पेन लिया, इट्स क्लियर, और एक कॉपी ले ली, कहीं से परचेस की हमने कहा कि इन दोनों का कॉस्ट 100 रुपीज़ है। तो सीधे क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ पेन, हमें दोनों का कॉस्ट पता नहीं है पर दोनों का कॉस्ट का सम पता है हमें, तो इसको हमें इक्वेशन में लिखना, तो कैसे लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ पेन, मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल्स टू y रुपीज़, ऐसे मान लिया हमने। अब दोनों को क्या करो, हमें पता है कि दोनों रुपए को हम ऐड कर रहे हैं तब 100 रुपये आ रहा है, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये तो बड़ा हल्का सा इक्वेशन अभी मैंने बताया। आपको इक्वेशन समझ में कैसे आएगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम इन लीनियर इक्वेशन। इट्स क्लियर। तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन इन द पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इन सारी चीज़ों को हम जो अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, एक साथ सबको पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं।